Good morning, dear students. I hope you are quite well at your home. मैं आपसे ही आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर बिल्कुल सुरक्षित होंगे, ठीक है, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको वीडियो लेक्चर 21 तक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना, जिसके अंदर आइसोमेरिज्म या समावेश आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम वीडियो लेक्चर 22 की, जिसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक आबंधन, उपसहसंयोजक यौगिकों में रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। देखिए जरा, केमिकल बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी रासायनिक आबंधन उपसहसंयोजक यौगिकों में, ठीक है। रासायनिक आबंधन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर तीन थ्योरीज दी गई थी, तीन थ्योरी दी गई आपके सिलेबस में, ठीक है। एक तो आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप कहते हैं हिंदी में संयोजकता बंध सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं वीबीटी, ठीक है। इस वीबीटी में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, जहां से कंफर्म क्वेश्चन हर साल आता है कंपटीशन में, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस की वैरायटी क्या रहेगी इसके अंदर। आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ सकता है यहाँ से, वो क्या पूछेगा, कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाएगा, माना कि ये कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन एक्सप्लेन करती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन करती है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या क्या एक्सप्लेन करेगा, वो देखें। पहला ये बताएगा संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, दूसरा ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री मतलब आकार या आकृति कैसे निकालेंगे, तीसरा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का है, अंतःकक्षक है या बाह्यकक्षक है। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःकक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि अंतःकक्षक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर संकरण के दौरान अंदर के डी कक्षक या इनर डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। वापस रिपीट करता हूं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें अंदर के डी कक्षक या इनर डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसको क्या कहते हैं, अंतःकक्षक संकुल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ गए आप। वापस रिपीट कर दो एक बार। Such type of complex in which inner d orbital contribute in the hybridization is known as inner orbital complex और low spin complex, ठीक है। सेकंड आता है आपका outer orbital complex या high spin complex। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देना इंग्लिश मीडियम वाले। Such type of complex in which outer d orbital is contribute in the hybridization is known as outer orbital complex। रिपीट करता हूँ वापस, outer d orbital is contribute in the hybridization is known as outer orbital complex या low spin high spin complex, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसे संकुल जिनमें संकरण के दौरान बाहर के डी कक्षक अपना योगदान देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। कैसे निकालते हैं अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। आपको ये बताना है कि सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं भैया, ठीक है। या तो क्या होगा वो पैरामैग्नेटिक, या क्या होगा वो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय, नाम सुना होगा, इसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं भैया, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिनमें थोड़ी सी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है या जिनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, या अनुचुंबकीय, ठीक है। ऐसे संकुल जिनके डी कक्षक में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय यौगिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, such type of complex in which unpaired electron are present in a d orbital is known as paramagnetic substance, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, such type of substance in which no unpaired electrons are present in a d orbitals, ठीक है। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता आपके d ऑर्बिटल में, उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन और करूंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अभी आपको इतना सा पता होना चाहिए, if one or more than one unpaired electron are present in a d orbital known as paramagnetic। यदि एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। डायमैग्नेटिक की बात करते हैं, if no unpaired electrons are present in a d orbital, यानी d ऑर्बिटल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है।
आगे आते हैं, इसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, म्यू टोटल इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2, ठीक है, म्यू टोटल इक्वल्स टू रूट एन 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 प्लस 2 वेयर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ unpaired electron. What is the n in this formula? n is a number of unpaired electron in d orbital. क्लियर है? यहाँ पर n क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, चुंबकीय आघूर्ण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू टोटल इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। n यहाँ पर क्या है भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कि डी कक्षक में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं वीबीटी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। क्लियर है? वापस रिपीट करते हैं, सबसे पहले क्या पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड क्या पूछेगा, ज्योमेट्री, थर्ड क्या पूछेगा, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है आपसे, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टोटल इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं वीबीटी से। क्लियर है? वापस रिपीट करते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी है जो आपको दी हुई है चैप्टर के अंदर, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्या दी हुई है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीएफटी। ये है आपके 12th के सिलेबस में दोनों थ्योरीज। और थर्ड थ्योरी जो है वो है आपके जो सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप स्टडी करेंगे, वो है एलएफटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लैटिस फील्ड थ्योरी। ठीक है भैया, अब देखिए यहां से हम सबसे पहले स्टडी करते हैं वीबीटी को। वीबीटी में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो ढंग से आप सीखें। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस थ्योरी को ढंग से जब स्टडी करते हैं तो उससे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो इसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको बताया था पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकाला जाता है, बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे मैंने आपको, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम वीबीटी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी क्या कहती है भैया, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लें आप, FeS2O का होल 6 प्लस 3, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंटर मेटल आयन होता है वो क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है ना, ये तो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, इस वजह से सेंट्रल मेटल आयन को क्या कहते हैं, लुईस एसिड, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुईस बेस। ये समझ में आ गया आपको, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको क्या कहते हैं, लुईस बेस, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है, वीबीटी क्या कहता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो सेंट्रल मेटल आयन के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, उन वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इनके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, डोनेट करता है। समझ में आया आपको? वापस रिपीट करता हूं कि वीबीटी क्या कहती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या होता है भैया, सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी खाली कक्षक होते हैं। इन खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कहां से होती है, लिगेंड के पास क्या होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म। लिगेंड के पास क्या होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म। इन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को लिगेंड क्या करता है, डोनेट करता है, दान करता है। कहां दान करता है, सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त कक्षकों में। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या दान करेगा, ठीक है, तो भैया वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उससे संयोजक बंध। ठीक है, इस बंध के दौरान लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड किसके समान कार्य करेगा, लुईस बेस की जैसे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। और सेंट्रल मेटल आयन किसके समान कार्य करेगा, लुईस एसिड के समान। क्यों,
क्योंकि वो क्या है, एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भैया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो मैंने बताया आपको अंत्यकक्षक या निम्न चक्रण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा क्या है? बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अंतःकक्षक क्या होता है भैया? ऐसे संकुल होते हैं जिनमें संकरण के दौरान अंदर के डी कक्षक काम में आते हैं। देखिए, जब भी आप संकरणीय हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 2 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एस पी, वापस क्या जाएगा डी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ऑर्बिटल थ्योरी से, तो यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल होता है, फिर एस फिर पी फिर डी ऑर्बिटल आते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? याद रखने का तरीका, ये डी, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। एक बार डी लिखो, कितने ऑर्बिटल है टोटल? 5 डी लिख दो। ठीक है, पहले एक्स वाई, फिर दूसरा वाई जेड, तीसरा एक्स जेड, एक बार दो। आगे भैया सारे के सारे अब स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और लास्ट कौन बच गया? जेड स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? पहला क्या हो गया? 5 डी कक्षक लिख दिए, फिर क्या कर दिया? पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स जेड, चौथा अब स्क्वायर कर दो, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और पांचवा लास्ट बच गया डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये 5 डी ऑर्बिटल हो गया आपका, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड। ठीक है, तो ये तो हो गया इनर डी ऑर्बिटल और ये हो गया आउटर डी ऑर्बिटल। क्योंकि इनके नाम सेम रहेंगे। तो ये जो नाम मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किए जाते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि आगे भी अपनी सेफ्टी में बहुत काम आएंगे ये चीजें। तो आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी एक्स वाई और पी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 होते हैं। ठीक है, तो वो हो गए। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो ऑर्बिटल जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने, संकरण जब निकालते हो या हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हो, अगर इनर डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है, अगर इनर डी ऑर्बिटल काम में आता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर बाहर का डी कक्षक हाइब्रिडाइजेशन के दौरान काम में आता है, तो उसको क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? ये ध्यान रखना। Such type of complex in which inner d orbital is contribute during the hybridization is known as the inner d orbital or low spin complex, and if outer d orbital contribute during the hybridization is known as the outer d orbital complex. ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। ठीक है, एक होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय क्या होते हैं भैया? सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें डी ऑर्बिटल में क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक या एक से ज्यादा अनपेड आ जाए, वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। समझ गए? अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा भैया? डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय।
ठीक है। डायमैग्नेटिक क्या होता है? सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल इज नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो? युग्मित हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। और ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक या एक से ज्यादा क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे आप? अनुचुंबकीय। ठीक है। ये कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको वीपीटी के बारे में बताइए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।